भैया जी भैया पुरानी बुक के पेज नंबर 23 में जी यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता को समझाया गया है भैया, इसको थोड़ा समझना था। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, तीनों को 3 पैराग्राफ में समझाया गया है, उसको समझना था। हाँ। यथार्थता का तात्पर्य जिसका जैसा अर्थ है, अर्थ का तात्पर्य स्वभाव से, ठीक है। यथार्थता में स्वभाव प्रधान विधि से समझ लें, ठीक। वास्तविकता का तात्पर्य वस्तु जैसा है, तो वस्तु जैसा है उसमें व्यापक और इकाइयों के रूप में है, तो विभक्त इकाई को इकाई के रूप में है और व्यापक को इससे रूप में। तो दूसरा भाग है ये यथार्थता के साथ वास्तविकता है, ठीक है भैया। एग्जाम्पल से समझना था थोड़ा सा जी। एग्जाम्पल से भैया थोड़ा। ये देखिए, एक ही चीज है उसके हम मतलब एक ही चीज का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई गाय को समझना है ना, तो गाय के समझने के लिए लोग अलग अलग स्तर से समझ रहे हैं। तो एक व्यक्ति केवल स्वभाव रूप गुण तक ध्यान दिया हुआ है ना, एक व्यक्ति उससे और ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस ढंग से किसको कोई कितना ध्यान दिया वो उसका समझना है, ठीक है। अभी तो और कम नीचे स्तर पर पहचान रहे हैं। कई लोग को केवल गाय के रंग से मतलब है बस, है ना। आप लोगों को देखेंगे, कोई बोलेगा मुझे काली गाय ही पसंद है, वो काली गाय रखे, तो उसको बाकी चीजों से मतलब ही नहीं। तो उसी प्रकार से है कि हम मैक्सिमम किसी चीज को कितना देख सकते हैं। तो किसी चीज को जब मैक्सिमम देख सकते हैं, अधिकतम जब समझ में आता है, उसको सत्यता कहते हैं। सत्यता माने सत्ता में संपृक्त प्रकृति, वस्तु सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, इस रूप में स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तु, इस रूप में पूरा देख पाते हैं। उसकी आंशिकता में वास्तविकता, उसकी आंशिकता में यथार्थता, इस ढंग से हमारा देखने का भाव है। भैया वास्तविकता यथार्थता थोड़ा थोड़ा एक जैसे ही लगता है। अब किसी का टुकड़ा है, मतलब पूरे का जो टुकड़ा है वो भी तो पूरा जैसा, तो कुछ तो रहेगा ही ना। नमस्ते भैया। वो व्यवहारवादी समाजशास्त्र में यथार्थता को बोला था कि रूप और गुण इकाई का जो है वो रूप और गुण को यथार्थता बोला था, और वास्तविकता को रूप गुण स्वभाव और सत्यता को रूप गुण स्वभाव धर्म बोला था। तो इसे थोड़ा समझना था कि इसमें स्वभाव बोल रहे हैं। हाँ भैया, कुल मिला के जो मैक्सिमम हो सकता है वो सत्यता है, वो स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, है ना। तो जब वस्तुगत सत्य बोल रहे हैं तो रूप गुण स्वभाव धर्म आया। वस्तुगत सत्य से भी कई बार कई चीजें पूरी नहीं होती, उसके लिए स्थिति सत्य भी जरूरी होता है ना। जैसे काल के बारे में आगे आप देखेंगे, तो वो जब काल को देखेंगे तो तीनों को देखना पड़ता है। तो इस ढंग से किसी चीज को देखने का भाग है। तो एक अभ्यास है हमारा भारतीय, जो अभी हम जिस परंपरा से आए हुए हैं, वहां पर हमको किसी चीज को देखने का एक अभ्यास है, और उस अभ्यास से हम उतना ही देख रहे हैं, उससे ज्यादा देख नहीं रहे। उससे ज्यादा ध्यानाकर्षण कराने के लिए मध्यस्थ दर्शन में पहली बार स्वभाव और धर्म को बताया गया। तो स्वभाव जो है पूरी अवस्था का है, जैसे पदार्थावस्था का धर्म माने लोहे का जो धर्म है वही सोने का है, वही चांदी का है, वही मिट्टी का है, वही पत्थर का है, सबका धर्म एक ही है ना। या स्वभाव भी सबका वही है। तो धर्म और स्वभाव पूरी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वभाव और धर्म एक इकाई का भी है और वो पूरी अवस्था का भी है। तो इस ढंग से स्वभाव और धर्म को पूरी इकाई के रूप में देख रहे हैं। लेकिन वो जो धर्म है, जब स्वभाव को देखने जाएंगे तो जैसे गाय का जो स्वभाव है, हम जीवावस्था के पार्ट के रूप में देख रहे हैं। गाय का जो धर्म देख रहे हैं वो जीवावस्था के अर्थ में देख रहे हैं। लेकिन गाय जो चारों अवस्थाओं में किस ढंग से भागीदार है, उसको देखने के लिए हमको और ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी।
तो वैसे ही मनुष्य का जब जीने का तरीका है तो शरीर संबंधी ज्यादातर जो चीजें हैं वो रूप और गुण से हम देख लेते हैं, है ना। शरीर संबंधी जितने भी चीजें, मकान बनाना, है ना, या कोई टेक्नोलॉजी बनाना, वो रूप और गुण से काम चल जा रहा है। लेकिन जब मानव परंपरा की बात कर रहे हैं, मानव व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो वहां स्वभाव जरूरी हो जाता है। बिना व्यवहार के स्वभाव के मानव व्यवहार नहीं होता है। तो स्वभाव एक और चीज जोड़ता है। लेकिन जब मानव की पूरी तृप्ति और अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की बात करेंगे तो वहां धर्म भी चाहिए। अच्छा, धर्म चाहिए माने धर्म में ऐसा लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं वस्तुगत सत्य की बात कर रहे हैं, है ना। तो वस्तुगत सत्य को जब देखेंगे, पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व, यह किस समय स्पष्ट होगा? इकाई अविनाशी है, यह स्पष्ट होना पड़ेगा। माने इकाई और व्यापक है, दो ही चीज है, और इकाई व्यापक में नहीं बदलती है और व्यापक इकाई में नहीं बदलता है। ये दोनों चीज जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक धर्म स्पष्ट नहीं होगा। मेरी बात पहुंच रही हुई है? जी जी भैया। धर्म कब स्पष्ट होगा? पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व है, हम कब बोल पाएंगे? जब हमको पता हो कि इकाई का जो धर्म है, इकाई का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। ऐसा बोलने के लिए हमको और चाहिए, इकाई के अलावा और क्या है वो भी जानना पड़ेगा। तो व्यापक वस्तु और इकाई अस्तित्व में दो ही वस्तु है। इकाई कभी व्यापक में नहीं बदलता है, व्यापक इकाई में नहीं बदलता है। ये पूरा चीज चाहिए। ये तब होगा जब तक हमको पारगामिता नहीं समझ में आएगा, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो स्थिति सत्य को समझे बिना, सत्ता में संपृक्त प्रकृति को समझे बिना धर्म समझ में नहीं आएगा, या ये दोनों साथ में समझ में आएंगे, है ना। धर्म कभी भी पदार्थावस्था के धर्म समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, वैसे प्राणावस्था का, वैसे जीवावस्था का, वैसे ज्ञानावस्था। तो कोई भी एक धर्म समझने के लिए हमको स्थिति सत्य भी समझना पड़ेगा। वैसे ही जब हम काल की बात कर रहे हैं तो वर्तमान काल को समझने के लिए फिर सत्ता में संपृक्तता में आना पड़ेगा। तो ये जो तीनों बिंदु है, ये एक ही बिंदु है। सत्ता में संपृक्तता होना या धर्म होना या नित्य वर्तमान होना, ये सब एक ही बिंदु है। तो एक बिंदु पर ही सारी चीजें स्पष्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। इसका नाम दिया अनुभव। फिर लेकिन यही अनुभव जब हम अध्ययन विधि में आते हैं तो तार्किक रूप से ही हम समझ जाते हैं कि हाँ ऐसे ही है, इससे अधिक नहीं होगा। तो अभी साक्षात्कार के पहले ही चीजें बहुत सारी स्पष्ट हो जाती है, इसको हम आभास करें। तो जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो क्रम से हम पहुंचते पहुंचते आगे जाके हम अनुभव तक जाएंगे, और अनुभव तक जाएंगे तो अनुभव के बिंदु पर जो धर्म है या सत्ता में संपृक्तता है या सत्य है, सब एक साथ समझ में आएगा। उसके पहले के कोई स्थिति नहीं होगी, उसके पहले की स्थिति होगी, है ना। तो वो स्थिति को बोल रहे हैं वास्तविकता। उसके पहले की कोई स्थिति होगी, उसको कह रहे हैं यथार्थता। तो ये अध्ययन के क्रम में पहले यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता, क्रम से हमको भास, आभास, प्रतीति और अनुभव होगा। इस प्रकार की चीजों को बोला गया।